था सौंपे, वो केवल डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को ही बनाकर रखना चाहते थे। और जो अंग्रेज और जो भी ब्रिटिश सरकारें थी उनके द्वारा जो जंगली प्रतिनिधियों को जिनकी वायसराय को भारत भेजा जाता था, उनका मूल उद्देश्य यही था कि आपको भारत में अधिक से अधिक राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है। बाकी स्वशासन के मुद्दे पर अगर भारतीयों के द्वारा ये मांग की गई है कि उनको स्वशासन दिया जाए या उनके हाथों में सत्ता दी जाए, तो आप डोमिनियन स्टेट के इस ऊपर ही आप उनको रोके। डोमिनियन स्टेट मैंने आपको बताया था ना कि ये एक केंद्र सत्ता हो गई, इसके अंदर छोटे छोटे राज्य हो गए, ठीक है। इनके हाथों में सत्ता है तो यह डोमिनियन स्टेट, ठीक। मतलब राज्य का जो प्राधिकारी होगा, राज्य का वो प्रमुख होगा कोई भारतीय ही थी, ठीक है। लेकिन जब आज पूरे ब्रिटिश भारत की बात की जाएगी तो उसका हेड कौन होगा? वायसराय, ठीक। इसमें गृह सचिव भी सम्मिलित है, ठीक है। इसमें कार्यकारिणी परिषद भी सम्मिलित है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, ठीक है। इसमें वायसराय हो गया, गृह सचिव हो गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए, कार्यकारिणी परिषद हो गई, रक्षा गृह ये रक्षा गृह विदेश नीति पर जो है वो मोटा मोटा जो कंट्रोल करेगा वो रहेगा वायसराय का, ठीक। डोमिनियन स्टेट के माध्यम से जो छोटे छोटे राज्य थे भारत के अंदर बने हुए, उनकी सत्ता किसी भारतीय को सौंपी जाएगी। वो धन से संबंधित, कर से संबंधित, जैसे नहीं होता है वो जैसे वित्त से संबंधित, कर लगाने से संबंधित आदि शक्तियों को उनको दिया जाएगा। वो उनकी मेन पावर उसको वो यूज कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ नेशनल लेवल की बात होगी, पूरी ब्रिटिश भारत की बात होगी, वहाँ ये वायसराय, गृह सचिव, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद वो आती है। ये होता है डोमिनियन स्टेट, ठीक। डोमिनियन का मतलब राज्य के अंदर सत्ता भारतीयों को सौंपी जाए, तब पूरे ब्रिटिश भारत की जो हुकूमत है वो वायसराय के द्वारा की जाए। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे, उसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद भी सम्मिलित है, क्योंकि निर्णय कई लोगों के माध्यम से होते थे ना। मोटा उद्देश्य वही था कि आपको राजनीतिक सत्ता किसी भी तरीके से भारतीयों के हाथ में सौंपनी है। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे स्वशासन का इशू था, उस पर करने को लेकर जब बात निष्फल हो गई तो इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को बांटने के लिए दलितों को भी प्रतिनिधि निर्वाचन नहीं किया, क्योंकि अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये कहा था कि हम दलित हैं और हम एक अलग वर्ग हैं, हिंदुओं को हिस्सा नहीं है और हमको राजनीतिक सत्ता चाहिए। जब तक हम सेवाओं में हमें वो भागीदारी नहीं मिलेगी, हमारा अपलिफ्टमेंट या हमारी प्रगति या उन्नति नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि सिख समुदाय है, उनका भी इशू था। आंगल प्रतिनिधि जो आए टेटीपाल थे, जो उनका भी ये इशू था। लिबरल थे, उनका इशू था। वो सब अपनी अपनी संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले, ताकि हम अपने वर्ग को राजनीतिक सत्ता के रूप में और उभारें, और बल्कि जब सेवाओं के माध्यम में हम जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी के लोग उनकी बातों को सुना जाएगा।
अगर आप जो सत्ता, अगर हमको हिंदुओं के रूप में ही सम्मिलित कर दिया जाएगा तो हम रहेंगे तो हिंदुओं के एक वर्ग में, लेकिन सत्ता होगी बड़े लोगों के पास। आज भी तो यही इशू है कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी करो, लेकिन सब चीजें संभव नहीं ना। अभी आरक्षण का मामला आपने देखा होगा, आरक्षण का इशू आता है तो हर पार्टियों का अपना अलग विचार रहता है और सब आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण चाहती है ताकि हमें अधिक से अधिक वोट प्राप्ति हो। तो वही राज्य में बोर्ड ने किया, उनने दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करके दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? बांटो और बोलो, बांटो और राज करो की मुझे सांप्रदायिक निर्णय क्या था? तो आप बोलोगे कि इसके माध्यम से ब्रिटिश सत्ता ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को उपलब्ध कराया, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। गांधी जी इस वक्त नाराज हो गए, बोले नहीं, दलित जो है वो हिंदू धर्म का ही भाग है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। वो इस मामले में नाराज हुए, फिर उन्हें यरवदा जेल में अनशन कर दिया। फिर बहुत आपस में बातचीत के माध्यम से, लोगों को समझाने के माध्यम से, नहीं आपकी सीटों को भी आरक्षण दिया जाएगा, चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे विधानमंडल हो। फिर पूरा पैक्ट लाया गया जिसके माध्यम से दलितों को निर्वाचन क्षेत्रों में उनको आरक्षण दिया गया, उनकी सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें उनकी सीटें बढ़ाई गई, केंद्रीय विधानमंडल में भी उनकी सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। इतना मोटा मोटा आपको समझ में आया, क्योंकि इसके बाद हम पूरा पैक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने कौन सा पॉइंट बोला था लास्ट वाला, क्या बोला था मैंने? लास्ट पॉइंट बताओ। प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या दुगना करना, दुगना किया जा रहा है। देखो श्रमों को अगला पॉइंट है, श्रमिकों, जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए सीटें, उद्योगपतियों के लिए सीटों का आवंटित की जाए। अगला पॉइंट लिखो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए %3 आरक्षण हो।
महिलाओं के लिए 3% आरक्षण हो। ठीक है, इसके पॉइंट को एक बार परीक्षा में पूछा जाए, किस प्रांत को छोड़कर सांप्रदायिक मतगणना में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की वकालत की गई थी? तो क्या आएगा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, मुस्लिम लोगों को जहां वे अल्पमत में हैं, जहां वे अल्पमत अल्पसंख्या में हैं, उनको अतिरिक्त सीटें दी जाएं, उनको अतिरिक्त सीटें दी जाएं। ठीक है, सभी प्रांतों को, अगला पॉइंट है सभी प्रांतों को, हाँ सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाए। अगला पॉइंट है अन्य मतदाता, अन्य शेष मतदाता, अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में, जिन्हें पृथक मताधिकार क्षेत्रों में, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है बंबई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में, बंबई निर्वाचन क्षेत्र में बंबई प्रांत के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं लिया, बंबई प्रांत के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में, ये देखो बंबई प्रांत के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 7 स्थानों को या 7 सीटों को, 7 स्थानों एवं 7 सीटों को मराठों के लिए आरक्षित किया जाए, मराठों के लिए आरक्षित किया जाए। अगला पॉइंट है विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में, विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की जाए,
जाए। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया जाए। दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया जाए। दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया जाए। अगला पॉइंट है दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की ये व्यवस्था। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की ये व्यवस्था आगामी 20 वर्षों के लिए की जाए। आगामी 20 वर्षों के लिए की जाए। आगामी 20 वर्षों के लिए की जाए। अगला पॉइंट देखो, दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक, देखो सांप्रदायिक अल्टरनेटिव कांग्रेस के विचार। सांप्रदायिक अल्टरनेटिव कांग्रेस के विचार और पानी रखा सांप्रदायिक अल्टरनेटिव कांग्रेस के विचार लिखो। दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने। दलितों को हिंदुओं से एक अलग वर्ग के रूप में एकदम ऐसे देखो, दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने। एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के का सभी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया।
गांधी जी ने, अगला पॉइंट है गांधी प्रदान किया। लिखो, गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को, गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को राष्ट्रवाद और, गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता पर एक कड़े प्रहार के रूप में देखा, एक कड़े प्रहार के रूप में देखा। उन्होंने कहा, कड़े प्रहार के रूप में देखा। उन्होंने कहा, यदि दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा, यदि दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो, प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता का मुद्दा, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का मुद्दा, अस्पृश्यता का मुद्दा पिछड़ जाएगा। और अस्पृश्यता मुद्दा तो है, अस्पृश्यता का मुद्दा और अस्पृश्यता का मुद्दा पिछड़ जाएगा। मतलब गांधी जी का कहना था कि दलितों को आप हिंदू वर्ग में ही रहने दो, उनको अलग रिप्रेजेंटेशन या अलग वर्ग के रूप में मत रखो, और हिंदू समाज का ही एक अंग है। ठीक, क्योंकि जो कहते हैं छुआछूत का जो इशू था, कहता वो जब तक ऊपर के लोगों का, समाज के लोगों का जो अपने आप को बड़ा वर्ग मानते हैं, जब तक उनके मन नहीं बदलेगा तब तक अस्पृश्यता का मुद्दा जो है वो पीछे ही रहेगा। दूसरा, जब आप पृथक निर्वाचन में दे दोगे और एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में या अलग वर्ग के रूप में मान्यता दे दोगे तो वो हिंदुओं को बात रहेंगे ही नहीं। भाई, जिस राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर, जिस राष्ट्रवाद के प्रश्न पर पूरे स्वराज की बात की जा रही है, समाज के सभी वर्गों को, तबकों को, धर्म, लिंग, रूप, नस्ल के लोगों को एक साथ एकत्रित करके ब्रिटिश भारत के विरोध में एकत्रित किया जा रहा है, ताकि हमको स्वराज और स्वशासन की प्राप्ति हो सके और भारत का शासन भारतीयों के द्वारा चलाया जा सके। उसी पर बांटो और राज करो की नीति ने सांप्रदायिक निर्णय लाके इस काम को और तेजी से कर दिया कि कांग्रेस को सत्ता नहीं देंगे और हम ये मान लेंगे कांग्रेस सभी धर्मों का, जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, क्योंकि सिखों का अलग मुद्दा था, दलितों का अलग मुद्दा था, एंग्लो इंडियन का अलग मुद्दा था, उदारवादियों का अलग मुद्दा था, कांग्रेस अलग मुद्दा था। आज भी तो देश में भी कई पार्टियां हैं, आज देश में कई पार्टियां हैं, ठीक है, तो उनका सबका अपना अपना राय है और जिसको जिस मुद्दे का राजनीतिक करने को मिल जाता है वो भी उनके फायदेमंद रहता है। लिखो, उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल, उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये अछूतों को, अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है, अछूतों को अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। ठीक है, जबकि गांधी जी दलित वर्ग को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे,
हिंदुओं का एक अभिन्न अंग या अभिन्न वर्ग मानते थे। ठीक है, दलितों के हितों को सुरक्षा के नाम पर, दलितों के हितों को सुरक्षा के नाम पर, अगला पॉइंट है दलितों के हितों को सुरक्षा के नाम पर विधानमंडलों या सरकारी सेवा में उनके स्थान को या सीटों को आरक्षित करने की आवश्यकता है, आरक्षित करने की आवश्यकता है। अगला हेडिंग है पूना पैक्ट। हेडिंग है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि सांप्रदायिक अधिनियम के जो मामला हुआ था, जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन और वर्ग के रूप में जो मान्यता दी गई थी, उससे गांधी जी बहुत उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो उसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के समक्ष एक बड़ी चुनौती मानते थे। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए सबसे अच्छा है कि इनको सरकारी सेवाओं में, विधानमंडलों में, केंद्रीय विधानमंडल में इनके लिए सीटों का आरक्षण दिया जाए, इनकी सीटें सुनिश्चित की जाएं और इनको हिंदू समाज के वर्ग के रूप में ही रखा जाए। इनको हम एक अलग वर्ग, एक पृथक वर्ग के रूप में ना रखें। नहीं तो पता चला कि मुस्लिम समाज तो वैसे ही अल्पसंख्यक का इशू लेके एक वर्ग के रूप में बांटो राज करो की नीति के लिए अंग्रेजों के लिए एक वर्ग मिल गया है। ऐसे ही कल को सिख आएंगे, अगले दिन महिलाएं आएंगी, फिर व्यवसायी आएंगे, फिर श्रमिक आएंगे, ठीक है, उद्योगपति आएंगे, सब अपने अपने मांग करने लगेंगे। इससे समाज जो क्या होगा, टूट जाएगा और भारत जो सुशासन की प्राप्ति की बात कर रहा है, वो उसका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, फिर पूरा पैक्ट लाया गया, क्योंकि सांप्रदायिक अधिनियम के मामले पर गांधी जी और अम्बेडकर में काफी बहस हो गई थी कि आप हमें तो हमेशा नीचा ही समझते हैं, हमें कोई पॉलिटिकल पावर ही नहीं है, हम डिसीजन मेकिंग में भाग ही नहीं ले पाते, हिंदू के नाम पर अच्छी बड़ी बड़ी सीटों पे तो आपका ही कब्जा है। ठीक है, वो चीज़ नाराज थे, बोले आप दलितों को राजनीतिक सत्ता प्रदान करो और सरकारी सेवाओं में उनकी सीटों को सुनिश्चित करो। ठीक है, तभी तो हम अपनी बात को कह रहे हैं कि हमारा एक वर्ग होगा जो अपनी समस्याओं का समाधान एक प्रेशर रूप में, ग्रुप प्रेशर के रूप में कर सकेगा। आज आपने देखा हो कि कोई वर्ग जब उसको कोई बात मनवानी हो तो ज्ञापन देने जाता है डीएम के यहाँ, धरना देने चले गए। ये क्या होता है कि जो वो चाह रहे हैं कि समाज में इस तरीके का की समस्या का समाधान हो या इस तरीके की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इशू है तो उसका समाधान ज्ञापन करें। डीएम जो होता है सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो वहाँ पर ज्ञापन को पहुँचाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा मामला था कि जब तक दलितों को राजनीतिक सत्ता प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक सरकारी सेवाओं में उनका आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, दलितों का अपलिफ्टमेंट या दलितों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। ठीक है, देखो पूरा पैक्ट के बारे में 24 सितंबर 1932 को
24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के मध्य भारतीय सवर्ण तथा दलितों के मध्य फिर को 24 सितंबर 1932 को मैं समझा रहा हूँ। 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, कैसे लिख लो? 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं एवं दलितों के मध्य, लिखो फिर से लिखो, शुरू से लिखो, काट के। अच्छा, 24 सितंबर, बहुत प्रैक्टिकल भाषा बताता हूँ, अप्लाइड भाषा में। 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं व दलितों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखो इसके प्रमुख प्रावधान तुम लोगों ने दुधी गोल में सम्मेलन लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था? नहीं लिखवाया था ना? दुधी गोल में सम्मेलन लिखवाया, देखो खाली गोल में हो द्वितीय सम्मेलन, खाली सपना करके आंदोलन लिखवाया, द्वितीय सपना करके आंदोलन लिखवाया था ना? उसमें 5-6 पॉइंट और लिखना। अच्छा, इसको लिखो, इसके प्रमुख प्रावधान। नंबर 1, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, लिखो, हंसा नहीं आई है, क्या हुआ? तो कहीं अटक तो नहीं गई? कहीं अस्पताल में, दुकान, मार्केट, शॉपिंग मॉल कहीं चली गई हो? देख लो, फोन करो से। बैठो, देखो, दलित वर्ग के लिए क्या हुआ? दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। तथा विधानमंडलों में दलितों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। दलितों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। पॉइंट नंबर 2, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें सुरक्षित या आरक्षित की हैं। सुरक्षित या
सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें केवल 71 सीटें थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें केवल 71 सीटें प्रदान की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें केवल 71 सीटें प्रदान की गई। अंतर आया देखो, 71 से 147 हो गई। सांप्रदायिक जनगणना में 71 सीटें थी, पूरा जब हुआ कि दलितों को आप हिंदुओं का एक वर्ग मानो, हिंदुओं के अंतर्गत ही उनको सीटों का आरक्षण मिले, प्रतिशत निर्वाचन पर की जो प्रोसेस है उसको समाप्त किया जाए। तो इनकी जो सीटें थी विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में 71 से 147 की गई। ठीक है, 147 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है कि पूरा पैकेज है दलितों के लिए कितने सीटों को आरक्षित किया गया, कितने स्थानों को सुरक्षित किया गया। इसका उत्तर होगा 147। ठीक है, अगला पार्ट लिखो। मद्रास में 30 सीटें, मद्रास में 30 सीटें, बंगाल में 30 सीटें, मद्रास में 30 सीटें, बंगाल में 30 सीटें, मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत में 20-20, मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत में 20-20 में 20-20, बिहार व उड़ीसा में 18-18, बिहार व उड़ीसा में 18-18, बंबई एवं सिंध में 15-15, बंबई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8, पंजाब में 8 है, बंबई व सिंध में 15-15। ठीक है, पंजाब में 8 और आसाम में 7 सीटें। आसाम असम असम हेमंत विश्व शर्मा जाना मुख्यमंत्री, असम में 7 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई, अर्थात कुल 147 सीटें उनको प्रदान की गई। ठीक, अगला पॉइंट देखो। केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया, संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में, तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। अगला पॉइंट देखो, गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को, गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का, आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत, आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए
आरक्षित किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखो, देखो दलित वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तथा दलित वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थानों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने पूना समझौते को, अगला पॉइंट है, सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप समझकर मान्यता प्रदान की। क्या कह रहे? सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर मान्यता प्रदान की। ठीक है, देखो कांग्रेस ने ये स्वीकार किया कि दलित वर्ग को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने, अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट है, दलित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में, दलित वर्ग के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोकयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर, मताधिकार लोकयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
देखो केंद्रीय विधानमंडलों में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए ,18% सीटें ये पूछा है परीक्षा में, लिखते पद सीटें केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित रहेंगी। किसी को भी स्थानीय निकाय के ऐसा करो, ये काट दो, किसी को भी ये खत्म करो, यहाँ पर लाइन काम की नहीं, और किसी को भी काट दो। अगला पॉइंट देखो, इस प्रकार पूना पैक्ट के माध्यम से न केवल दलितों को एक वर्ग के रूप में मान्यता देने से, इस प्रकार पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को एक वर्ग के रूप में मान्यता देने से न केवल रोका गया बल्कि उनको सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही स्थानों को आरक्षित कर दलितों का सशक्तिकरण किया गया। इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में प्रारंभ हुआ था, इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में प्रारंभ हुआ था, उसका 1934 में स्थगन कर दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा क्यों स्टार्ट किया गया था? भाई सांप्रदायिक निर्णय के सिद्धांत को मानता नहीं इन्होंने, वो गांधी जी इस बात के तैयार नहीं हो, वो जानते थे कि दलित हिंदुओं का एक वर्ग है, ठीक, तो उन्होंने इसी बात के लिए धरना देना शुरू कर दिया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के लिए हिंदुओं का एक वर्ग माना गया और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों को उनके अनुपात में आरक्षित कर दिया गया। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1934 में खत्म हो गया, ठीक। अगला हेडिंग है भारतीय शासन अधिनियम 1935। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहीं आपको दिखाई पड़ेगा 1 अगस्त 1933, कहीं 1932 से 1934, ठीक है। तो समापन हुआ था 1 अगस्त 1933 को। अगर डेट पूछी जाए तो, नहीं तो आमतौर पर परीक्षाओं में 1932 से 1934 की डेट दी जाती है। 1932 से 1934 ऐसे 1 अगस्त 1933 को इसका समापन हो गया था, इसका समापन हो गया, ठीक है बच्चों। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 आप लोग समझिए, थोड़ा पानी देना
पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 उसको समझ लेंगे, उसके बाद उसके मुख्य प्रावधानों को लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की अगर हम लोग बात करें तो अगर इसकी जड़ों को खोजे तो भारतीय शासन अधिनियम तो 1919 पारित हुआ था। उसके बाद इसको बोला गया कि 10 वर्ष की समीक्षा के बाद हम इसका देखेंगे कि भारत के लोग संवैधानिक अपना संविधान बनाने के लिए स्वराज प्राप्त करने के लिए कितने कारगर हैं। देखो 1921 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चौरा-चौरी के मामले में उसको स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस का एक वर्ग था जो इस बात से नाराज हो गया, उन्होंने कहा कि प्रांतीय विधानमंडलों में विधान परिषदों में घुसेंगे और ब्रिटिश शासन जो भी कानून पारित कराएंगे उसको पारित नहीं होने देंगे, उसको असहयोग करेंगे उसमें, ठीक है। तो स्वराज दल ने लोकल असेंबली इलेक्शन में चुनाव को लड़ा, 2-3 जगह उन्होंने चुनाव को जीता। उसके बाद क्या हुआ कि साइमन कमीशन का जो मुख्य इशू था वो संवैधानिक समीक्षा के लिए था। फिर क्या आई, नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगा गया कि अखिल भारतीय स्तर पर ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल या वायसराय शासन करेगा और प्रांतों में जो लोग चुने जाएंगे प्रांतीय विधान परिषदों में वो अपने कर लगाने का अधिकार, वित्त का अधिकार और भी जो अधिकार को प्रदान किया जाएगा वो शासन करेंगे। 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज कॉन्सेप्ट को दोहराया गया, ठीक। फिर इन तीनों के संवैधानिक समीक्षा के प्रश्न को, डोमिनियन स्टेट के प्रश्न को हल करने के लिए और पूर्ण स्वराज के प्रश्न को हल करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, ठीक। जब तीनों गोलमेज लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, मोहित क्या कर रहा है, बहुत हंस रहा है, लेकिन चैटिंग देखते हो। लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उनका कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर सांप्रदायिक गणना आया, फिर आंदोलन चालू कर दिया, दूसरे संदर्भ में आंदोलन, फिर पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्टों का निष्कर्ष एक प्रवर समिति को भेजा गया कि अब ये समय आ गया है कि भारतीयों को सत्ता सौंपी जाए और भारतीयों को उनके द्वारा स्वशासन के लिए तैयार किया जाए। तो प्रवर समिति की रिपोर्ट जब आई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 50% राज्यों की जब तक सहमति नहीं हो जाएगी तब तक अब इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई और लोधी समिति की रिपोर्ट आ गई मताधिकार के आधार पर, तो इन सब नीति वर्ष 1919 का है, स्वराज दल की भूमिका, नेहरू रिपोर्ट का डोमिनियन स्टेट, साइमन कमीशन की संवैधानिक समीक्षा, लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाना और तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो रिपोर्टें थी जो हुए थे उनका जो निष्कर्ष था, उन सबका निचोड़ भारतीय शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है, ठीक। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई है, केंद्र में द्वैध शासन की बात की है, प्रांतीय स्वायत्तता समाप्त कर दी गई है, बर्मा को 12 से अलग करने का प्रावधान है, आरबीआई बैंक की स्थापना हुई है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। तो इस तरीके के ढेर सारे प्रावधान है, ठीक है। लिखो इसमें अब भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखो वर्ष 1919 के अधिनियम को, वर्ष 1919 के अधिनियम को कांग्रेस ने असंतोष एवं अपर्याप्त बताया, असंतोषजनक, अपर्याप्त एवं निराशाजनक बताया और निराशाजनक बताया। इसके एक वर्ग ने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया
वर्ष 1921 में प्रारंभ किए गए अशोक आंदोलन या प्रेजेंटेशन है दिसंबर 1921 में, ऐसे लिखो इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया जिसका लक्ष्य स्वराज था तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का बहिष्कार करना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का बहिष्कार करना था। अगला पॉइंट है स्वराज दल की भूमिका। नंबर 2 पॉइंट है स्वराज दल की भूमिका। इसमें देखो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद चौरा चौदह की घटना घटने के बाद जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तो कांग्रेस का एक वर्ग जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना करके सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना करके प्रांतीय विधानमंडलों में घुसकर प्रांतीय मंडलों में घुसकर प्रांतीय विधानमंडलों का एवं उनके द्वारा पारित कानूनों का विरोध करना, पारित कानूनों का विरोध करना। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन की भूमिका। साइमन कमीशन जिसका गठन अच्छा थोड़ा तेज लिखो, 2 क्लासेज रहेंगी, 5 टॉपिक रहेंगे। साइमन कमीशन जिसका प्रमुख उद्देश्य संवैधानिक समीक्षा था, उस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जिसका भारतीय नेताओं द्वारा प्रखर विरोध किया गया। अंत में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से डोमिनियन स्टेट को अस्वीकार करना और पूर्ण स्वराज्य को और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाना।
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाना। अगला पॉइंट है संवैधानिक समीक्षा का मुद्दा हो या डोमिनियन स्टेट का संवैधानिक समीक्षा का मुद्दा हो या डोमिनियन स्टेट का या पूर्ण समस्या या पूर्ण स्वराज के मुद्दे को या पूर्ण स्वराज के मुद्दे को जैसी बिंदुओं के समस्या के समाधान के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। जिनमें तीनों सम्मेलनों का निष्कर्ष एक प्रवर समिति रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। जिसमें तीनों सम्मेलनों का निष्कर्ष एक प्रवर समिति की रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। माध्यम से किया गया। देखो मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। जो 1935 के अधिनियम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, देखो भारतीय शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। भारतीय शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिथगो, पहले लिखा लिथगो, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में
एक संयुक्त प्रवर समिति का एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब कम से कम 50% राज्य शामिल हों। देखो, प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। देखो, 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में 321 धाराएं 14 भाग 10 अनुसूची और 19 परिशिष्ट शामिल थे। 19 परिशिष्ट ठीक है। 10 अनुसूची, 14 भाग, 321 धाराएं, 19 परिशिष्ट शामिल थे। ये भी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भाग थे ये भी पूछा गया है, कितनी अनुसूचियां थी ये भी पूछा गया है, परिशिष्ट नहीं पूछा है, लेकिन परिशिष्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, 10 अनुसूची, 14 भाग और 321 धाराएं थी। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था
जो लंबे समय तक कार्यरत रहा, जो लंबे समय तक कार्यरत रहा, जो लंबे समय तक कार्यरत रहा, कार्यरत रहा। ठीक, देखो 1935 के अधिनियम के आधार पर ही, लिखो 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। जो 1947 में सत्ता प्राप्त हुई थी वो इसी अधिनियम के आधार पर हुई थी, ठीक है। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के हुबहू 60% से ज्यादा दस्तावेज उसी से दिए गए हैं, दस्तावेजों के तथ्य हैं उसी से दिए गए हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला पॉइंट नंबर 2 लिखो, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। हाँ, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, ठीक। चूंकि संघ का निर्माण तभी किया जा सकता था, चूंकि संघ का निर्माण तभी किया जा सकता था जब देसी रियासतें संघ में शामिल हों, देसी रियासतें संघ में शामिल हों। ठीक है, देसी रियासतें संघ में शामिल हों। चूंकि देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, चूंकि देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, चूंकि देसी रियासतों ने अखिल भारतीय क्या बोला, चूंकि देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, अतः अखिल भारतीय संघ की योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी, क्रियान्वयन नहीं हो सकी, ठीक है। देखो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, देखो संघीय व्यवस्था में के अंतर्गत कार्यपालिका के तहत गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था, समस्त क्या मैंने बोला नहीं, बताओ। केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु था। प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया था, प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया था। नंबर 1 सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। नंबर 1 सुरक्षित विषय, नंबर 2 हस्तांतरित विषय।
सुरक्षित विषय, नंबर 2 हस्तांतरण विषय। जहां सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा से संबंधित मुद्दे, विदेशी मामले तथा रक्षा से संबंधित मुद्दे तथा जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले इसके अंतर्गत आते थे देखो, इसका प्रशासन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सलाह पर करना था। वही हस्तांतरित विषय जिसमें मुद्रा, डाकघर तथा रेलवे आते थे, इसका प्रशासन गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह से करना होता था। ठीक है, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत संघीय विधानमंडल द्विसदनीय था। नंबर 1 राज्य परिषद या उच्च सदन। नंबर 2 संघीय सभा या निम्न सदन। ठीक है, देखो, राज्य परिषद एक स्थायी सदन था। राज्य सब काम का है, कितना लिख लो तुम्हारे काम में आएगा। सब चीजों को मैंने तुम्हें समझा दिया, काम की चीजें लिख लो, सब परीक्षाओं में आती हुई लिखवा रहा। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था। इसकी अधिकतम संख्या 260 होती थी। ये पूछा परीक्षा में, जिसमें 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि, तथा 104 रियासतों के प्रतिनिधि थे। वही संघीय सभा इसके सदस्यों की संख्या 375 थी। इसके सदस्यों की संख्या 375 थी।
जिसमें 250 प्रांतों के सदस्य तथा 250 प्रांतों के सदस्य तथा 125 रियासतों के सदस्य थे। देखो रियासतों के सदस्यों को टाइम निकाल के कितना होगा? 1 घंटा 22 मिनट। देखो रियासतों के सदस्य को राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाता था। रियासतों के सदस्यों को राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाता था। तथा ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुना जाता था। प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुना जा रहा था। अगला हेडिंग है इसी में प्रांतीय स्वायत्तता। इसके तहत क्या हुई? प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान हुई। प्रांतीय स्वायत्तता देखो, इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है? जब तक वो गवर्नरों और उनके अधीन जो अधिकारी थे उनके शासन से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, देखो प्रांतीय स्वायत्तता इसके अंतर्गत प्रांतों को भारत सचिव और गवर्नर जनरलों के आदेश से भारत सचिवों और गवर्नर जनरलों के आदेश से प्रांतों को गवर्नर जनरलों और भारत सचिवों के आदेश से मुक्त कर दिया गया। भारतीय सचिव और गवर्नर जनरल जो शासन करते थे ना, आदेश देते थे, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता हो गई तो राज्यों को अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार था, विवेकता पूरा। ठीक है, तथा प्रांत प्रत्यक्ष तौर पे महामहिम या ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। महामहिम या ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियों को बनाया गया। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियों को बनाया गया। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे। लिखो संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे। तथा संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। अगला पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों में विवादों के समाधान के लिए
एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। यह संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। लिखो, इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन, इस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन तथा सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल तथा सीएजी का गठन तथा सीएजी की नियुक्ति तथा महाअधिवक्ता को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया तथा महाअधिवक्ता को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। देखो, इसके अंतर्गत सिंध एवं उड़ीसा, इसके अंतर्गत सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया। इसके अंतर्गत सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया। लिखो, इसके अंतर्गत बर्मा को, इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। ठीक, आज हमने पढ़ा सांप्रदायिक अधिनियम का बचा हुआ भाग, पूना पैक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पारित करने की परिस्थितियां, उसके प्रावधान 3-4 पॉइंट रहेगा।